किसी और की ख्वाहिश पर इस्तीफ़ा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने मुखालिफिन पर वाज़े कर दिया। ट्वीट किया कि उस वक्त तक वज़ीर रहूँगा जब तक वज़ीर आज़म इमरान खान का एतमाद हासिल है। सियासत कमज़ोर दिल हज़रात का खेल नहीं है। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है कि किसी और की ख्वाहिश पर इस्तीफ़ा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब तक वज़ीर आज़म का एतमाद रहेगा वो वज़ीर रहेंगे। जी हाँ, किसी और की ख्वाहिश पर इस्तीफ़ा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कहना था वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का। ट्वीट के ज़रिए उन्होंने कहा कि सियासत कमज़ोर दिल हज़रात का खेल नहीं है। किसी और की ख्वाहिश पर इस्तीफ़ा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब तक वज़ीर आज़म का एतमाद रहेगा वो वज़ीर रहेंगे। किसी और की ख्वाहिश पर इस्तीफ़ा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने मुखालिफिन पर वाज़े कर दिया। ट्वीट किया कि उस वक्त तक वज़ीर रहूँगा जब तक वज़ीर आज़म इमरान खान का एतमाद हासिल है। सियासत कमज़ोर दिल हज़रात का खेल नहीं है। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है कि किसी और की ख्वाहिश पर इस्तीफ़ा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब तक वज़ीर आज़म का एतमाद रहेगा वो वज़ीर रहेंगे। जी हाँ, किसी और की ख्वाहिश पर इस्तीफ़ा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कहना था वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का। ट्वीट के ज़रिए उन्होंने कहा कि सियासत कमज़ोर दिल हज़रात का खेल नहीं है। किसी और की ख्वाहिश पर इस्तीफ़ा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब तक वज़ीर आज़म का एतमाद रहेगा वो वज़ीर रहेंगे। अरब लीग ने खबरदार किया है कि इसराइल के मगरबी पट्टी के हिस्सों पर कब्जे से जंग शुरू हो सकती है। अरब लीग के सरबराह अहमद अबुल गैत का अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल से खिताब कहते हैं कि मगरबी पट्टी के हिस्सों का इल्हाक आलमी सिक्योरिटी के लिए नुकसानदेह होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि इसराइल को इल्हाक के मंसूबे से बाज रहना चाहिए। इल्हाक आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी होगा। एंटोनियो गुतेरेस ने मज़ीद कहा कि इल्हाक दो रियासती हल और दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने के इम्कानात ख़त्म कर देगा। अरब लीग ने खबरदार किया है कि इसराइल के मगरबी पट्टी के हिस्सों पर कब्जे से जंग शुरू हो सकती है। अरब लीग के सरबराह अहमद अबुल गैत का अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल से खिताब सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मगरबी पट्टी के हिस्सों का इल्हाक आलमी सिक्योरिटी के लिए नुकसानदेह होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतेरेस ने मज़ीद कहा कि इसराइल को इल्हाक के मंसूबे से बाज रहना चाहिए। इल्हाक आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी होगा। एंटोनियो गुतेरेस ने मज़ीद कहा कि इल्हाक दो रियासती हल और दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने के इम्कानात को ख़त्म कर देगा। अरब लीग ने खबरदार किया है कि इसराइल के मगरबी पट्टी के हिस्सों पर कब्जे से जंग शुरू हो सकती है और अरब लीग के सरबराह अहमद अबुल गैत का अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल से खिताब भी किया गया। और कराची में तवील लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया है। गार्डन शो मार्केट उस्मानाबाद रनछोड़ लाइन में बिजली गायब है। लोड शेडिंग फ्री एरियाज में भी कई घंटे बिजली की फराहमी मुअत्तल रहती है। कराची में तवील लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया है। गार्डन शू मार्केट उस्मानाबाद रनछोड़ लाइन में बिजली गायब। लोड शेडिंग फ्री एरियाज में भी कई घंटे बिजली की फराहमी मुअत्तल रहती है। शहर कायद से आपको बता रहे हैं, कराची में तवील लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया है। बात करते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ सुहेब जियाजा से। सुहेब जियाजा, बताइएगा कितने घंटों से बिजली की फराहमी मुअत्तल है वहाँ पर? जी देखिए, बिल्कुल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो बिजली की आंख मचोली है उसका सिलसिला जारी है और जिन इलाकों में बिजली की अदम फराहमी की शिकायत मौसूल हो रही थी उन इलाकों में ताहाल बिजली बहाल हो गई है, जिसमें महमूदाबाद, कोरंगी, शाह फैसल कॉलोनी, मलिर और नाजमाबाद के मुख्तलिफ इलाके शामिल थे। जब इस जगह बिजली बहाल हुई तो दूसरे मकाम पे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बिजली गायब होने की शिकायत मौसूल हुई, जिसमें गार्डन शू मार्केट उस्मानाबाद रनछोड़ रामसामी समेत ओल्ड सिटी एरिया के मुख्तलिफ इलाके शामिल हैं, जहाँ पर 2 घंटे से बिजली की अदम फराहमी का शहरियों को सामना करना पड़ रहा है। शहरियों को कहना है कि रोजाना 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, जो कि गैर एलानिया लोड शेडिंग है। इसके अलावा जिन इलाकों को फ्री जोन करार दिया गया था वहां पर भी 5 से 6 घंटे रोजाना की बुनियाद पर बिजली जो है वो गायब है। आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। कोरोना के बायस दुनिया का GDP 4.9% गिर जाएगा।
IMF نے خبردار کر دیا ہے۔ اقتصادی شعبے کی سربراہ گیتا گوپی ناتھ کہتی ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک کی معیشت 8 ترقی یافتہ ممالک کی 3% گراوٹ کا شکار ہو گئی۔ IMF کے مطابق رواں مالی سال عالمی معیشت کو 12,000 ارب ڈالر کے نقصان کا امکان ہے اور دنیا بھر میں کرونا کی وجہ سے معاشی معاملات گراوٹ کا شکار ہیں۔ رواں مالی سال عالمی معیشت کو 12,000 ارب ڈالر کا خسارہ ہوا۔ کرونا کے باعث دنیا کی GDP 4.9% گر جائے گی، IMF کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ محکمہ داخلہ سندھ میں 5 ارب روپے سے زائد کی مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ آڈیٹر جنرل کی جانب سے سندھ اسمبلی جمع کرائی گئی رپورٹ نے کچا چٹا کھول دیا ہے۔ دستاویزات کے مطابق پابندی کے دوران بھرتیاں کر کے تنخواہ بھی جاری کی گئی۔ محکمہ داخلہ سندھ نے فزیکل اور ٹیکنیکل ویریفیکیشن نہ ہونے کے باوجود 1 ارب 22 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں۔ اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں ہمارے نمائندے وحید راجپر سے۔ وحید راجپر، آگاہ کیجیے گا، دستاویزات کے مطابق کرپشن ہوئی ہے اور مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے، کوئی کارروائی بھی عمل میں آ سکی؟ دیکھیں یہ محکمہ داخلہ سندھ میں جو ہے 5 ارب روپے سے زائد کی مالی بے ضابطگیاں ہوئی۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی جانب سے یہ رپورٹ سندھ اسمبلی میں جمع کروائی گئی ہے، جس میں سفارشات کی گئی ہیں کہ جو ذمہ دار ہیں افسران جس نے اختیارات عہدے کا ناجائز استعمال کیا، ان کے خلاف فوری طور پر کارروائی کی جائے۔ یہ 5 ارب روپے سے زائد کی مالی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، جس میں محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے جو بھرتیاں کی گئی تھیں پابندی کے دوران کی گئی، ان میں جو ہے وہ اخراجات بھی ادائیگی کی گئی غیر قانونی طریقے سے۔ مختلف جو کام شروع کروائے گئے 1 ارب 22 کروڑ روپے جن کی لاگت ہے، ان کی فزیکل اور ٹیکنیکل ویریفیکیشن کے بغیر جو ہے وہ اخراجات جو ہے ادائیگیاں کی گئیں۔ جاری کیے گئے فنڈز 25 کروڑ روپے ایسے فنڈز بھی ہیں جو مرمت اور بحالی کے کاموں پر جو ہے خرچ کیے گئے۔ اس میں جو ہے ریکارڈ بھی مانگا گیا آڈیٹر جنرل کی جانب سے مختلف افسران سے، لیکن ان کو وہ ادائیگیاں نہیں ہو سکیں، دستاویزات پیش نہیں کیے جا سکے۔ 1 کروڑ 34 کروڑ ایسے اخراجات ہیں جو GST سیلز ٹیکس آن سروسز کی مد میں جو ہے وہ بھی کٹوتی نہیں کیے گئے، ٹھیکیداروں کو فائدہ پہنچایا گیا۔ مختلف جو گاڑیاں ہائر کی گئی 1 کروڑ 81 لاکھ روپے کی جو ہے وہ بھی غیر قانونی طریقے سے اخراجات جو ہے کیے گئے۔ ٹینڈر کیا گیا 2 کروڑ 56 لاکھ روپے کا، وہ بھی غیر قانونی طریقے سے جو ہے اخراجات کیے گئے۔ جی صحیح، بہت شکریہ وحید راج پر ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ سندھ میں صنعتی مزدوروں کے تحفظ کے ادارے میں سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال، بوگس بلنگ، خلاف ضابطہ تقرریوں، من پسندوں کو نوازنے کے ذریعے سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے وقاص باقر سے۔ وقاص باقر، بتائیے گا قومی خزانے کو کتنا نقصان پہنچایا گیا ہے؟ جی بالکل، سندھ امپلائیز سوشل سیکورٹی انسٹیٹیوشن جو کہ سیسی کہلاتا ہے، اس میں 1 سال کے دوران مبینہ طور پر کروڑوں روپے کی مالی بے ضابطگیاں کی گئیں، سیاسی سفارش پر اور من پسندوں کی بھرتیاں کی گئیں، جس سے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ سیسی میں انجینئرنگ کونسل کی مشکوک لائسنس پر مختلف اسپتالوں کی تعمیر کے کانٹریکٹ دیے گئے، جبکہ کامرس ڈگری کے حامل ایک شخص کو جو سب انجینئر بھرتی کیا گیا۔ سابق پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ایک سابق وزیر محنت کے قریبی شخص محمد خان آبڑو کو گریڈ 18 میں بھرتی کیا گیا اور 90,000 روپے ماہانہ تنخواہ دی گئی، جو کہ اس وقت عہدے کے اہل نہیں تھے۔ سیسی کی 14 گاڑیاں جو کہ خلاف ضابطہ الاٹ کی گئی، جس میں پیپلز پارٹی کے رہنما جو کہ پیپلز پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں ان کو الاٹ کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ سیسی میں جب بوگس بلنگ کے ذریعے تعمیر و مرمت کے نام پر 5 کروڑ روپے سرکاری خزانے سے نکالے گئے اور اس کا کوئی ثبوت نہیں سامنے 5 کروڑ روپے سرکاری خزانے سے نکالے گئے۔ بہت شکریہ وقاص ہمیں آگاہ کرنے کے لیے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، جہاں وفاقی وزیر علی زیدی اظہار خیال کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو اہم خبر دیں گے۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کو رینٹل پاور ریفرنس میں بری کر دیا گیا ہے۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں اہم کیس کے حوالے سے۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کو رینٹل پاور ریفرنس میں بری کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے فیاض محمود سے۔ فیاض محمود، آگاہ کیجیے گا کن محرکات کی بنا پر سابق وزیر اعظم کو بری کیا گیا ہے اس ریفرنس سے؟ جی، سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے عدالت سے رجوع کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے اوپر جو نیب کا ریفرنس ہے وہ قانون کے مطابق نہیں ہے اور جو الزام ہے وہ درست نہیں ہے، تو ان کو باعزت طور پر بری کیا جائے، جس کے بعد عدالت نے
दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। तो आज एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अभी फैसला सुना दिया है, जिसके मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन, उनकी जो बरियत की दरखास्तें हैं वो मंजूर कर ली गई हैं और उनको बाइज़्ज़त तौर पर बरी करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जज मोहम्मद बशीर की जानिब से रिमार्क दिए गए कि कौमी खजाने को नुकसान तो पहुंचा नहीं, तो फिर उनके खिलाफ ये रेफरेंस कैसे सस्पेंड कर सकते हैं। तो जिसके बाद अदालत ने फैसला सुना दिया है और दोनों जो मुलजमान थे उनको बाइज़्ज़त तौर पर बरी करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इल्ज़ाम था कि जो साहूवाल रेंटल पावर जो प्रोजेक्ट था वो लगाया गया था, उसमें साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन, इन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया था, जिससे कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा था और इनके खिलाफ इख्तियारात से तजावुज़ करने का ये रेफरेंस दायर किया गया था। लेकिन अब अदालत ने उनकी जो 265 की जो दरख्वास्त है उसको मंजूर कर लिया है और अदालत ने बरियत की जो दरखास्तें हैं मंजूर करते हुए उनको बाइज़्ज़त तौर पर बरी कर दिया है। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ के अलावा साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन, इन दोनों को की दरखास्तें मंजूर कर ली गई हैं, जबकि दूसरे जो रेफरेंसेज हैं उनमें भी जो फैसला महफूज है, लेकिन वो आज अदालत ने नहीं सुनाया। अदालत ने कहा कि पीर तक उस पर भी फैसला सुना दिया जाएगा। लेकिन साहूवाल रेंटल जो पावर प्रोजेक्ट है इसका नायब ने रेफरेंस दायर किया था, जिसमें नायब ने इल्ज़ाम आयद किया था कि मुल्ज़मान ने कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया है, अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया था, जिसके बायस कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा। फयाज महमूद, ये भी मजीद आगाह कीजिएगा कि मजीद नामजद मुल्ज़मान कितने थे इस रेफरेंस में और मजीद किन मुल्ज़मान को बरी किया गया है? जी देखिए, अभी जो इब्तदाई फैसला सामने आया ये बिल्कुल मुख्तसर फैसला सुनाया है, जिसमें जो बरियत की दरखास्तें दायर की गई थी, एक तो उनमें राजा परवेज़ अशरफ शामिल थे, उसके अलावा साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन शामिल थे। इन्होंने ये बरियत की दरखास्तें दायर की थी, तो दोनों की बरियत की दरखास्तें हैं वो मंजूर हो गई हैं और जो दीगर जो मुल्ज़मान हैं उनकी अभी तक बरियत की दरखास्तें क्योंकि उन्होंने यहाँ पर दायर नहीं की, तो वो उनके खिलाफ रेफरेंस यूं ही चलता रहेगा। लेकिन ये दो मरकजी किरदार थे जिनको कहा जा रहा था नायब की जानिब से, उनको बाइज़्ज़त तौर पर बरी कर दिया गया है। आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने ये फैसला सुनाया। आज सुबह फैसला सुनाना था, लेकिन फैसला तहरीर करने में वक्त लगा, तो अदालत ने दिन 1 बजे का वक्त मुकर्रर किया था और अब जज मोहम्मद बशीर एहतसाब अदालत नंबर 1 इस्लामाबाद ने फैसला सुनाया है, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ और साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन दोनों को बाइज़्ज़त तौर पर बरी कर दिया है। ये इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया है। ये फैसला महफूज किया गया था दलाइल सुनने के बाद, जिसमें नायब ने मुखालफत की थी। नायब ने कहा था कि मुल्ज़मान पर जो इल्ज़ाम है उनको ट्रायल के जरिए हमें साबित करने का मौका दिया, जो क्योंकि उनके खिलाफ जो एविडेंस मौजूद है, तो अदालत मौका दे कि हम एविडेंस के जरिए तमाम मुल्ज़मान के जो खिलाफ इल्ज़ामात हैं उनको साबित करने का मौका दिया जाए। लेकिन अदालत ने जो मुल्ज़मान की बरियत की दरखास्तें थी उन पर फैसला सुनाया और उनके ऊपर दलाइल सुनने के बाद अदालत ने कहा कि अदालत मुतमिन है कि मुल्ज़मान को बरी किया जाता है क्योंकि कौमी खजाने को नुकसान नहीं ठीक है। इस रेफरेंस की 2 अहम शख्सियात हैं जिनको आज अदालत ने बाइज़्ज़त तौर पर बरी किया है। फयाज महमूद, तफसीलात देने का बहुत शुक्रिया।